अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। प्यारे दोस्तों, आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे रिकॉर्ड कीपिंग और उसकी अहमियत एनिमल्स फार्म में। जो हम फार्म बनाते हैं, छोटे फार्म बनाएं या बड़े फार्म बनाएं, तो रिकॉर्ड कीपिंग की क्या अहमियत है और क्या ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें रिकॉर्ड में नोट करने चाहिए, तो वो आज हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने फार्म पर एनिमल्स की तादाद का पता होना चाहिए कि एनिमल्स की तादाद कितनी है। ये बहुत ज़रूरी है, ये अपने रजिस्टर में लिखना चाहिए हमें, नंबर वन। नंबर टू, हमें एनिमल्स की कॉस्ट का पता होना चाहिए। हर एनिमल की कॉस्ट का हमें पता होना चाहिए कि ये जो एनिमल हमारे फार्म पे मौजूद है इसकी कॉस्ट क्या है, और फिर टोटल एनिमल्स के मुताबिक हमारी टोटल कॉस्ट क्या बनती है, ये हमें पता होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर डेट ऑफ परचेज ऑफ ऑल एनिमल्स हमारे पास नोट होनी चाहिए कि तमाम एनिमल्स को वक्तन फवक्तन किस डेट पे हमने परचेज किया, उस डेट का हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। और उसके बाद जनाब, हम तमाम एनिमल्स को क्या डाइट दे रहे हैं डेली बेसिस पे, उसका रिकॉर्ड भी उस रजिस्टर में मौजूद होना चाहिए। अलग अलग रजिस्टर बनाए जा सकते हैं और एक रजिस्टर पे खाने बनाकर भी इसको नोट किया जा सकता है। जाहिर है फार्म पर बड़े जानवर भी होंगे, एडल्ट भी होंगे और उनके बच्चे भी होंगे, तो एडल्ट एनिमल्स को क्या खुराक दी जा रही है और कितनी खुराक दी जा रही है उसका रिकॉर्ड डेली बेसिस पे। और जो छोटे बच्चे हैं, अभी एडल्ट नहीं हुए, उनको कितना दूध दिया जा रहा है और साथ में मज़ीद क्या खुराक दी जा रही है, कितनी खुराक दी जा रही है, ये रिकॉर्ड हमारे रजिस्टर में होना चाहिए। ये रिकॉर्ड क्यों होना चाहिए? इसीलिए कि एट द एंड जब हम जानवर सेल करें, हमें पता हो कि हमने ख़र्चा कितना किया है, हमने मेहनत कितनी की है, हमने इस पे हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं और आउटकम हमारे पास क्या आ रही है। इससे क्या होता है कि ऑनर जो होता है उसको हौसला होता है और उसे पता होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा इसमें फ़ायदा हो रहा है। वरना जब अब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो उसको वो काम करने का मज़ा नहीं आएगा। डाइट और फॉडर का रिकॉर्ड एनिमल टू एनिमल बेसिस, हर एनिमल का अलग से हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। कितनी डाइट दी जा रही है, कितने टाइम दी जा रही है और उसकी कास्ट क्या पड़ रही है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो दूध देने वाले जानवर हैं उस फार्म पर, तो वो डेली मिल्क प्रोडक्शन पर एनिमल क्या है, हमें उससे आउटकम मिल्क प्रोडक्शन की क्या आ रही है, वो रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। ये तकरीबन पांचवा पॉइंट है रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से। छठा पॉइंट ये है कि डेली सेल ऑफ मिल्क क्या है, हमारे पास मिल्क आ कितना रहा है पर एनिमल के हिसाब से, और टोटल मिल्क क्या है, ये एक अलग रिकॉर्ड हो जाएगा। और फिर हमारी सेल क्या है, हम उसको सेल कितना दूध सेल कर रहे हैं और किस रेट पर सेल कर रहे हैं, हमें आमदनी क्या हो रही है, और जो दूध बच्चों को पिलाने में इस्तेमाल हो रहा है वो कितना है, ये सारा कुछ हमारे पास मौजूद होना चाहिए। और इसी तरह साथ साथ जो बछड़े हैं वो बड़े हो रहे हैं, उनमें मिल्क प्रोडक्शन क्या हो रही है। मिल्क प्रोडक्शन का रिकॉर्ड दोस्तों हमें उसी वक्त मुमकिन है, हमारे पास उस वक्त आएगा मिल्क प्रोडक्शन का रिकॉर्ड जब बच्चे जब पैदा होंगे, उस वक्त हम सब बच्चों का वेट कर लें कि जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, बछड़ा है, नर है या फीमेल है, उनका वेट क्या है, इनिशियल वेट हमें नोट करना होगा। फिर हर 15 दिन के बाद उसका वेट हम करते रहेंगे, तो हमारे पास पर डे एवरेज, ऑन एन एवरेज हमें पता चल जाया करेगा कि ये बच्चे जो हैं जानवरों के, गायों के या भैंसों के, या अगर भेड़ बकरियां ही पाल रहे हैं तो उनका वेट गेन पर डे के हिसाब से क्या है, हर 15 दिन बाद हमें ये नोट कर देना चाहिए। और वो गिर्थ टेप होती है, उसके साथ ये हम वेट करते हैं। गिर्थ टेप जो उसकी है, उसकी अगली टांगों के नीचे से गुजार के ऊपर तक लाते हैं और वहाँ पे एक स्केल होता है, उसको हम जब मैच करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास वेट आ जाता है। ये जो आजकल सेव द कॉफ स्कीम है और कॉफ फैटनिंग स्कीम चल रही है, उसमें ये यही नोट
نوٹ کرتے ہیں کہ جی یہ جو کاوز ہیں یہ ڈیلی کے حساب سے کتنا ویٹ گین کر رہے ہیں دودھ پی کر، اور کاف فیٹنگ جو بڑے بچڑے ہیں 1 سال یا 1 سال سے اوپر والے، 2.5 منتھ سے اوپر والے، وہ جب راشن پہ ان کو فیڈ کرتے ہیں اور خوراک کھلاتے ہیں تو ان کا ویٹ گین کیا ہے، تو یہ ہم نوٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے وہی ہے کہ ابتدائی ویٹ کا ہونا ضروری ہے، پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ میٹ پروڈکشن کتنی ہو رہی ہے، ہم فوڈر کتنا دے رہے ہیں، خوراک کتنی دے رہے ہیں، ملک کتنا دے رہے ہیں، ہمارا خرچہ کتنا ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس ویٹ گین کتنا آ رہا ہے۔ یہ ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا تو تسلی رہے گی کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، پروفٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب اگر بھیڑوں بکریوں کا فارم ہے، اور بھیڑوں کا خاص طور پہ، تو ان میں اون کی پر ڈے پروڈکشن، پر منتھ پروڈکشن، اور ایٹ دا اینڈ پر اینیمل پروڈکشن کیا ہے، یہ بھی ہمارے رجسٹروں میں نوٹ ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں۔ اور یہ 8واں پوائنٹ ہے اس کے، اون کی پروڈکشن کا ریکارڈ ہمارے پاس ہو۔ اور اس کے بعد جناب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فارم پہ جو نر اور مادہ جانور موجود ہیں ان کی میٹنگ کب ہوئی ہے، کب پریگننسی ہوئی ہے، ڈیٹ آف اے آئی، اگر آرٹیفیشل انسیمینیشن کے ذریعے ان کی یعنی کہ ان کو کروایا گیا، انسیمینیٹ کروایا گیا ہے، تو وہ ڈیٹ ہونی چاہیے۔ اور اگر نیچرل طریقے سے ملائی کی گئی ہے نر اور مادہ کی، تو وہ ڈیٹ بھی موجود ہونی چاہیے، نوٹ ہونی چاہیے۔ اور پھر ہر 3 مہینے بعد، 2.5 مہینے بعد ان کو کنفرم کر لینا چاہیے کہ جی یہ پریگننسی ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف برتھ وہ نوٹ ہو، اور پھر جب ڈیٹ آف برتھ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، تو وہ ڈیٹ آف برتھ ہمارے پاس نوٹ ہونی چاہیے۔ اور جب وہ آ جائے گا بچہ، ظاہر ہے ہم پھر اس کا ویٹ کریں گے، اور اس کو ہر 15 دن بعد ویٹ کرتے رہیں گے، اور اس کو نوٹ کرتے رہیں گے۔ اور جناب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا پیڈیگری ریکارڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ پیڈیگری ریکارڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے، بچڑا ہے یا بچڑی ہے، کٹا ہے یا کٹی ہے، جو بھی ہے، ان کے جو آباء و اجداد ہیں ان کی ملک پروڈکشن کیا تھی اور ان کی میٹ پروڈکشن کیا تھی، یعنی کہ نسبی لحاظ سے ان کی کیا کوالٹیز تھیں ان کے والدین کی، اس حساب سے ان کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم اس کو میچ کریں ان بچوں سے، اور ہم پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اگر ان کی جو ملک پروڈکشن ہے مثال کے طور پر 12 لیٹر پر ڈے ہے، تو جب یہ بچڑی جوان ہوگی تو اس کی ملک پروڈکشن کم از کم اتنی ہونی چاہیے، یا اگر ہم نے کراس بریڈنگ کروائی ہے تو کم از کم کتنی ہونی چاہیے، یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کیا اتنی ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کیا ہمارا کمی کہاں پہ رہ گئی ہے۔ تو یہ ریکارڈ کیپنگ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ویٹ پروڈکشن بھی اسی طرح میچ کرتے ہیں۔ تو جناب اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ویٹ آف میل اینڈ فیمیل جو ہے نا، وہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب وہ بچے پیدا ہوں گے تو ہم ویٹ کریں گے، تب جا کے ہمیں پتہ ہوگا کہ میٹ پروڈکشن کیا ہو رہی ہے اور صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اور اب جانور ظاہر ہے ساتھ ساتھ ڈیزیزڈ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ جانور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ریپروڈکٹیو کوالٹیز کم ہوتی جاتی ہیں، پروڈکشن کوالٹیز کم ہوتی جاتی ہیں، تو ہم نے ساتھ ساتھ ان کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے، ان کو بیچنا ہوتا ہے، تاکہ پراپر ٹائم پہ بیچ کے ہم اچھا منافع حاصل کر سکیں۔ تو وہ ریکارڈ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ یہ جانور ہم نے اس وجہ سے سیل کیا کہ ملک پروڈکشن کم تھی اس وجہ سے سیل کیا، یا میٹ پروڈکشن گین نہیں ہو رہی تھی پراپر اس وجہ سے سیل کیا، یا یہ اینیمل بہت زیادہ ڈیزیزڈ ہو گیا تھا اور ریکور نہیں ہو رہا تھا، اور ایکسپینسز ٹریٹمنٹ کے بہت زیادہ ہو رہے تھے، تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے ہم نے سیل ہی کر دیا۔ تو یہ ریکارڈ سارا ہونا چاہیے ہمارے پاس، اور اس سے یہ ہوگا کہ ساتھ ساتھ وہ انکم کتنی ہو رہی ہے وہ بھی نوٹ ہوتی جائے گی، اور اس کی جگہ صحیح ٹائم پہ ہم نئے جانور بھی ایڈ کرتے جائیں گے۔ جب ہم سیل آؤٹ کریں گے تو سیل آؤٹ کرنے کے بعد جو ہمیں ضرورت ہے پیسہ وہ ہم خرچ کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن وہ سارا خرچ نہیں کرنا، اس کو مزید جانور پرچیز کر کے اس کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہترین بزنس مین اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ لائف سٹاک بزنس کو پروموٹ کیسے کرنا ہے،
उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टेप्स हमें करने चाहिए, और जब हम ये स्टेप्स करेंगे तो हमारे प्रॉफिट में इजाफा होगा। रिकॉर्ड कीपिंग इंतहाई ज़रूरी है प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। और भी सारे जितने भी पॉइंट्स मैं लाइफ स्टॉक के हवाले से आप दोस्तों से शेयर करता हूँ, वैक्सीन शेड्यूल शेयर करता हूँ, डिवर्मिंग शेड्यूल शेयर करता हूँ, लेबॉर्ट्री सैंपल, लेबॉर्ट्री टेस्ट एग्जामिनेशंस को शेयर करता हूँ, या डिजीजेस शेयर करता हूँ। जो भी मैं शेयर करता हूँ उसका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ये है कि जो हमारे ब्रीडर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके प्रॉफिट में इजाफा किया जा सके, उनके एक्सपेंसेस में जितनी कमी की जा सकती है वो की जा सके, और उनकी वो जो अंदरूनी बिजनेसमैन वाली जो क्वालिटीज़ हैं उनको उजागर करके इस लाइफ स्टॉक बिजनेस को प्रमोट किया जा सके, और अल्टीमेटली हमारे मुल्क को फ़ायदा हो सके। ये है सारा थीम। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ। मैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर भी कर देता हूँ कि 2 बंदे, 10 बंदे, 100 बंदा जितने भी इसको सुन लेंगे, कोई तो यार प्रमोट हो जाएगा। मतलब किसी को तो कोई फायदा होगा इंशाल्लाह। कुर्बतन इल्लल्लाह है। अल्लाह खैर कबूल फरमाए। तो ये सारा कुछ अच्छा, इसके साथ हमने साथ ये भी करना है कि नए जो जानवर हम परचेज कर रहे हैं उनकी डेट ऑफ एंट्री भी लिखनी है, और फिर उसका आगे सारा रिकॉर्ड रखते जाना है। और अगला पॉइंट जो 16वां नंबर बनता है तकरीबन, वैक्सीन रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कि एनिमल्स को फलां डेट पे वैक्सीन करवा दी गई है और फलां वैक्सीन करवा दी गई है। बड़े जानवर हैं तो जाहिर है, यानी बड़े जानवर से मुराद गाय और भैंस, लार्ज र्यूमिनेंट्स जो है, उनको हमने HS की वैक्सीन करवानी है, उसका टाइम टेबल लिख लें। FM की वैक्सीन करवानी है, उसका टाइम टेबल लिखा होना चाहिए, और अगली डेट भी लिखी होनी चाहिए कि फलां डेट को तकरीबन हमने ये अगली डोज लगवानी है। ब्लैक क्वार्टर की वैक्सीन हमने करवानी है, तो ये सारा रिकॉर्ड अलग से होना चाहिए, अलग रजिस्टर होना चाहिए वैक्सीन का। डिवर्मिंग रजिस्टर भी इस वैक्सीन रजिस्टर के साथ साथ मेंटेन किया जा सकता है। अगला पॉइंट यह है कि डिवर्मिंग शेड्यूल एंड रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड एट फार्म लेवल। और इसके साथ हर चीज जो हमारे फार्म चाहे छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा है, हमारे फार्म पर सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी चीज है, कोई भी सामान है, कोई एनीथिंग, उसका रिकॉर्ड हमारे पास रजिस्टर में होना चाहिए। फिर जाके हम कामयाब लाइफ स्टॉक बिजनेसमैन बन सकते हैं, और फिर जाके हमें इसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।